नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी भाषा व जो बोलियां, जो टॉपिक है राजस्थान जीके के अंदर वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार है वो पढ़ चुके हैं। तो इसकी क्लास आप देखनी है तो यहाँ आपको कोने पे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की प्ले लिस्ट मिल रही होगी, तो उसके अंदर वो आपको क्लासें हैं वो मिल जाएगी। आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर ये टॉपिक आपको आता है, मिलेगा। उसके अंदर एक क्वेश्चन तो 100% आता है, बाकी 2 या 3 भी आपको क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थानी भाषा व बोलियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थानी जो भाषा है, तो राजस्थान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में बोली जानी भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा। मैं ये पॉइंट भी आपको नोट लिख देता हूँ कि राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा राजस्थानी भाषा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, तो राजस्थानी भाषा ही राजस्थान की है वो मातृभाषा या मायड़ भाषा है। यानी राजस्थान की जो मायड़ भाषा है वो राजस्थानी भाषा ही राजस्थान की मायड़ भाषा है। उसके बाद में ये जो मायड़ भाषा है, तो मायड़ भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो मायड़ भाषा जो दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। मायड़ भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में ये जो मायड़ भाषा है, जैसे हमारे राजस्थान में मुख्य तौर पे हिंदी और राजस्थानी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सारी भाषाएं चलती हैं, लेकिन भाषा है उसको सरकार की तरफ से भी मान्यता प्राप्त है वो होनी चाहिए। तो हमारी भाषा है इसको सरकार की तरफ से जो मान्यता प्राप्त है, तो जो भाषा से रिलेटेड जो प्रावधान है वो संविधान के अनुसार होने चाहिए। तो इस चीज़ का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 345 के अंदर किया गया है। इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद में राज्यों की राजकीय जो भाषा है, राज्यों की राजकीय भाषा का प्रावधान है इसके अंदर। अब आप लोग बताइए कि राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? तो जो राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वो राजस्थानी नहीं है। राजस्थान की राजकीय जो भाषा है वो आप बताइए कि कौन सी है? अंग्रेजी है या संस्कृत है, कौन सी है? वीडियो को पॉज कर लीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए या अपने मन में ही सोच लीजिए। ये राजकीय भाषा है राजस्थान की, वो है हिंदी भाषा। ये चीज़ है, ये आप लोग है वो ध्यान में रखना। राजस्थानी जो भाषा है भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। यानी जो भाषा से रिलेटेड जो प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची के अंदर है। तो राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं जोड़ा गया है, के अंदर नहीं जोड़ा गया है। इस कारण है ये भाषा है हमारी
ये अभी तक गैर संवैधानिक भाषा है, यानी ये अभी तक गैर संवैधानिक भाषा है। उससे अगर हम आगे बात करें तो अब बात करते हैं राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति है वो उत्पत्ति का जो समय है वो समय माना जाता है 1150 ईस्वी से, यानी 12वीं शताब्दी से। यह राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है उसका समय है वो माना जाता है। और राजस्थानी भाषा का जो स्वर्णिम काल है वो कब से माना जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल का मतलब सबसे ज़्यादा इसको महत्व किस समय में दिया गया था? तो राजस्थानी भाषा को वो सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया था वो 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य दिया गया था, यानी 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। इसका जो स्वर्ण काल है वो भाषा का वो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य रहा है। अब बात ये है कि अब इसकी जो उत्पत्ति है उससे संबंधित बातें भी अब हमें करनी पड़ेगी कि उसकी उत्पत्ति है, इससे संबंधित मत है वो किन किन लोगों के हैं और क्या क्या मत है वो रहे हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में बात है वो कर लेते हैं। तो अब राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थान मैंने लिखा है, ये इससे आप समझ जाना कि राजस्थानी लिखा है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में मत भी, जैसे भी इसकी उत्पत्ति है वो किससे है, तो इसकी उत्पत्ति के वैसे तो कई मत हैं, जैसे शौरसेनी अपभ्रंश, 1 नंबर शौरसेनी हो गया, 2 नंबर गुजरी अपभ्रंश हो गया, 3 नंबर नागर अपभ्रंश हो गया और 4 नंबर सौराष्ट्री अपभ्रंश हो गया। तो ये किस किस के मत हैं तो ये हम देख लेते हैं। तो 1 नंबर हो गया शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। 2 नंबर हो गया गुजरी अपभ्रंश, ये आप समझ जाना कि अपभ्रंश है ये। उसके बाद में 3 नंबर हो गया नागर अपभ्रंश और 4 नंबर हो गया सौराष्ट्री अपभ्रंश। तो जो ये शौरसेनी अपभ्रंश है ये मत है एलपी टेसीटोरी का। किनका है? एलपी टेसीटोरी का। उसके बाद में ये जो गुजरी अपभ्रंश है ये जो मत है ये है मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी का। मोतीलाल मेनारिया और सेकंड नंबर है, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, और ये सेकंड नंबर है वो है के एम मुंशी का। ये हो गए। उसके बाद 3 नंबर है ये जो नागर अपभ्रंश है, इसका जो मानने वाले थे वो थे जॉर्ज गियर्सन। और लास्ट में आता है सौराष्ट्री अपभ्रंश, तो इसको मानने वाले थे सुनीति कुमार चटर्जी। ये हो गए चारों जो उत्पत्ति के संबंध में मत है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले एलपी टेसीटोरी, गुजरी अपभ्रंश से मानने वाले मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी, नागर अपभ्रंश से मानने वाले जॉर्ज
गियर्सन और सौराष्ट्र से मानने वाले सुनीति कुमार चटर्जी। अब इसकी हम लिपि की है वो बात है वो कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी लिपि के बारे में। तो इसकी जो लिपि है उस लिपि के अंदर कई नाम हैं, तो उनमें से मुड़िया लिपि या बनियावटी लिपि, बनियावटी लिपि, इसी को ही महाजनी लिपि भी मान सकते हैं, महाजनी लिपि। अब ये जो मुड़िया लिपि है इसका जो आविष्कार है वो टोडरमल के द्वारा माना जाता है, यानी इसके जो आविष्कार हैं वो टोडरमल है वो माने जाते हैं। अब ये जो मुड़िया लिपि है, मुड़िया लिपि, इसकी जो उत्पत्ति है वो देवनागरी से मानी जाती है, यानी मुड़िया लिपि उत्पत्ति है इसकी वो देवनागरी से मानी जाती है। अब राजस्थानी जो भाषा है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो राजस्थानी साहित्य के अंदर किया जाता है। अब हम साहित्य और साहित्यकार तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये जो साहित्य में यूज होता है, ये जो लिपि है तो इसका साहित्य में यूज होता है। तो साहित्य में दो प्रकार से इसका यूज होता है। एक नंबर है वो तो होता है डिंगल शैली, डिंगल शैली, और इसी का ही दो नंबर में जो यूज होता है वो होता है पिंगल शैली में। यानी ये दो प्रकार की पाई जाती हैं, पिंगल शैली और डिंगल शैली। ये जो पाए जाता है ये मारवाड़ के साइड पाई जाती है, यानी मारवाड़ी जो साहित्य है वो डिंगल शैली के अंदर है, यानी पश्चिम जो राजस्थानी साहित्य है वो हमें डिंगल शैली के अंदर मिलता है। और जो पूर्वी राजस्थान है उसके अंदर ये जो शैली है वो साहित्य के अंदर पिंगल है वो मिलती है। और राजस्थानी साहित्य है वो दो शैलियों में लिखा गया है, यानी राजस्थानी जो साहित्य है राजस्थानी भाषा साहित्य दो शैलियों में लिखा गया है। कौन कौन सी है, तो एक होगी डिंगल और एक होगी पिंगल। अब हम बात कर लेते हैं एक नंबर शैली की। तो एक नंबर शैली है हमारी डिंगल शैली। इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम है वो चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उसके अंदर ये पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी। तो जो डिंगल शैली है ये चारण कवियों की मुख्य शैली है वो मानी जाती है, यानी जो चारण कवियों के द्वारा जो रचना की गई है साहित्य की उसके अंदर डिंगल शैली का ही प्रयोग है वो किया गया है, चारण कवियों की मुख्य शैली। उसके बाद में इस शैली के अंदर कौन से भाव आते हैं, तो यह वीर रस शैली है, यह वीर रस शैली है। अब ये जो डिंगल शैली है इसके अंदर किसी न किसी बोली का प्रभाव तो होगा ही। तो डिंगल शैली है वो मारवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है, तो डिंगल शैली के ऊपर मारवाड़ी बोली का प्रभाव है, यानी डिंगल शैली पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव है। जो सर्वाधिक जो मारवाड़ी भाषा है वो डिंगल शैली के अंदर यूज है वो की गई है।
डिंगल शैली का साहित्य गीतों के रूप में लिखा जाता है, यानी जो डिंगल शैली है वो जो साहित्य के जो गीत हैं वो इसके अंदर लिखे जाते हैं, यानी साहित्य गीतों में, साहित्य गीतों के रूप में। उसके बाद में डिंगल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया है? तो डिंगल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो बांकीदास आसिया ने किया है। और किस अपने ग्रंथ के अंदर किया है? तो आपने पीछे की क्लास में देखी होगी, तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि कुकवि बत्तीसी के अंदर इसका प्रयोग है वो किया है। डिंगल जो शब्द है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास आसिया ने किया है। बांकीदास आसिया किस ग्रंथ में किया है? तो कुकवि बत्तीसी के अंदर इसका प्रयोग है वो किया है। उसके बाद नेक्स्ट है वो डिंगल के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? तो डिंगल के प्रथम कवि, तो डिंगल के जो प्रथम कवि हैं वो बादर ढाडी हैं। ये डिंगल के प्रथम है वो कवि माने जाते। तो चलिए, अभी हमने बात की थी वो की थी डिंगल शैली की। तो अब हम नेक्स्ट जो 2 नंबर हैं वो हम बात कर लेते हैं पिंगल शैली की। पिंगल शैली, तो इसका जो प्रयोग है वो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में किया जाता है। तो ये जो है शैली, इसके अंदर जो साहित्यकार है वो भाट साहित्यकार हैं। भाट साहित्यकारों की मुख्य शैली है ये। इसका जो सर्वाधिक प्रयोग है वो पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। पूर्वी राजस्थान में प्रयोग, बाकी हिस्सों में भी हुआ है लेकिन सर्वाधिक प्रयोग है वो पूर्वी राजस्थान में हुआ है। पिंगल साहित्यों को छंदों के रूप में लिखा गया है, यानी जो पिंगल साहित्य है, पिंगल साहित्यों को छंदों के रूप में लिखा गया है। ये मैं आपको नोट्स के रूप में बता रहा हूँ, ताकि कई लोग कह रहे थे कि पीडीएफ नहीं मिल रही पीडीएफ, तो चलिए अब आपको पीडीएफ ही वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और इस शैली पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो ब्रज भाषा का है। जो डिंगल है उसके ऊपर मारवाड़ी भाषा का है और पिंगल के ऊपर ब्रज भाषा का इसके ऊपर है वो प्रभाव पड़ता है। ये हो गई हमारी डिंगल और पिंगल जो दोनों भाषा की शैलियाँ हैं। तो नेक्स्ट से हम पढ़ेंगे कि ये जो शैली है इसका जो शब्दकोश है, जैसे व्याकरण होता है, वो किसने लिखा है इसके बारे में, उसके बारे में और भी जो जानकारियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास है वो 20 मिनट के लगभग ही रखी जाए। तो अब ये जो क्लास है ये 20 मिनट की हो चुकी है। तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया है ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाए, और जो कल की क्लास होगी उसके अंदर हम बाकी चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही क्लास आएगी, क्लास है वो सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। कभी अगर लेट सेट होती है या कोई काम हो जाता है तो हो सकता है कि क्लास है वो ना मिले, तो वो आपको है वो पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो भी कर देना, और किसी यार दोस्त है वो मित्र है उनको भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।